जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स यूनिट नंबर 10 उसके एमसीक्यूज़ कवर कर रहे हैं। ठीक है, इनमें तमाम वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि पास्ट पेपर में आ चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट 3 एमसीक्यूज़ हैं। चलिए पहले एमसीक्यू पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जी बिल्कुल। द मोशन ऑफ सीलिंग फैन, नहीं वो सर्कुलर होती है। द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, वो होती है रोटेटरी मोशन। अब बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लोर, वो सिर्फ और सिर्फ एक लीनियर मोशन होती है इन 2 डायमेंशंस। दैट कैन नॉट बी कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो इसलिए जो कि हमारी किताब में एग्जाम्पल भी गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अल्फा ऑप्शन, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। दूसरा सवाल, if the mass of a bob of a pendulum is increased by a factor of 3, अगर हमने पेंडुलम का जो बॉब है, जो हमने गेंद लटकाई होती है, उसके मैस को हम 3 गुना कर दें, 3 गुना बढ़ा दें, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम्स मोशन विल, तो जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा? ठीक है, बी इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, डबल हो जाएगा। रिमेन द सेम, सेम रहेगा। बी डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, मतलब हाफ हो जाएगा, या t/2 हो जाएगा। और डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, बी डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, कि वो 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि हमें टाइम पीरियड के फॉर्मूला का पता है, t इज़ इक्वल टू 2π√L/g। इस होल फार्मूला में m का फैक्टर कहीं भी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस ऑफ द बॉब दैट इज़ बीइंग यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम। ठीक हो गया। चलें, अब इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, मैस को 3 गुना कर दें, 4 गुना, 10 गुना, 50 गुना, ठीक है, बढ़ा दें या 50 गुना कम कर दें। ठीक है, जो टाइम पीरियड होगा वो सेम रहेगा, बीटा ऑप्शन। If the mass of the bob is decreased by a factor of 2, the period of pendulum will be, तो ये तो सेम सवाल आ गया कि अगर हमने उसको, पिछले सवाल में था कि इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3, 3 गुना बढ़ा रहे थे हम, अब क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। अब देखें, जब मैथ पे डिपेंड ही नहीं करता तो हम चाहे मैथ को बढ़ाएं या कम करें, द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम विल रिमेन द सेम। बीटा ऑप्शन, रिमेन द सेम। Which of the following devices can be used to produce both transverse and longitudinal waves? A string, स्ट्रिंग में हम ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय शेकिंग इट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जब हम उसको हिलाएंगे, एक तरफ से बांध देंगे या एक तरफ से किसी और शख्स ने पकड़ा हुआ है उस स्ट्रिंग को, तो अगर हम उसे एक तरफ से शेक करेंगे, ऊपर नीचे की तरफ हम उसे हिलाएंगे, तो क्या होगा, उसमें ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होंगी। बीटा में क्या होता है, रिपल टैंक। देखिए, हम रिपल टैंक का टॉपिक था, तो वाटर वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ठीक है, तो बीटा ऑप्शन में निकल गई। सी ऑप्शन, अ हेलिकल स्प्रिंग, या इसको हम स्लिंकी बोलते हैं। तो स्प्रिंग जो है, अगर हम उसको खींच कर छोड़ें तो उसमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो है प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, उसमें हमें कंप्रेशंस और एयरफेक्शंस बनते नजर आएंगे। ठीक है, और अगर हम उस स्प्रिंग को, जैसे हमने अल्फा ऑप्शन में स्प्रिंग को शेक किया था अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, वैसा करेंगे तो उसमें ट्रांसफर्स भी जनरेट होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि सी ऑप्शन जो है ना हमारी करेक्ट है, लेकिन हम एहतियातन डी भी पढ़ते हैं। अ ट्यूनिंग फोर्क, नहीं, ट्यूनिंग फोर्क ऐसा नहीं होता। ट्यूनिंग फोर्क में कौन सी होती है भला? ट्यूनिंग फोर्क में होती है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, और वो वाइब्रेटरी मोशन क्या करती है, वो उस एयर पार्टिकल्स को जो कि उसके करीब हैं उनमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करवाती है, जो कि हमने पढ़ा था, मैंने आपको लेक्चर में समझाया भी था कि जब surface of prong of tuning fork will touch the molecules of airs that are near it, it will push the molecules away from it। ठीक है, और जो पुश होगा तो जो molecules नियर बाय एरिया में होंगे वो उनमें कंप्रेशन जनरेट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब प्रॉन्ग पीछे की तरफ आएगा तब उसमें रेयरफेक्शन होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये जो ट्यूनिंग फोर्क है वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। पांचवा सवाल, वेव्स ट्रांसफ़र, या इसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वेव्स ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अल्फा ऑप्शन एनर्जी, जी बिल्कुल। बीटा फ्रीक्वेंसी, नहीं। सी वेवलेंथ, नहीं। डेल्टा ऑप्शन वेलोसिटी, नहीं। अब ट्रांसफ़र की बात हो रही है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे जी कि जो वेव ट्रांसफ़र हो रही है तो वेव के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी तो साथ जा रही है, ऐसा नहीं हो रहा। वो जो वेव है ना, वेव फ्रीक्वेंसी भी ऐसी कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, वो सिर्फ हमने उस वेव की एक चीज़ को हमने जो है ना, एक वेव को मेजर करने का एक तरीका है कि वेव जो है वो 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस कर रही है।
ठीक है, कितने क्रस्ट आ रहे हैं, कितने ट्रफ आ रहे हैं उसमें। वेवलेंथ भी सेम यही बात है कि 1 सेकेंड, बल्कि हाँ वेवलेंथ में होगा कि जो क्रस्ट और ट्रफ है उनका मिला के जो फासला है वो क्या है, ठीक है। तो वो ये थोड़ी है कि वो फासला साथ साथ जाता जा रहा है, ऐसा नहीं है। और जो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ट्रांसफ़र करती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा, एनर्जी, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको मैंने समझाया था कि सवाल में हमसे ये पूछा हुआ था, आई थिंक सो वो रिव्यू क्वेश्चन था या कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, उसमें सवाल ये था कि आपने ये प्रूव करना है कि जो वेव है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने वाटर वेव जनरेट करवा के उसके ऊपर हमने कुछ फासले पे, ठीक है, जहाँ पे हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट की थी वाटर में, जिसकी वजह से उसमें ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ट्रांसफ़र वेव्स बनी थी, उससे कुछ फासले पे हमने एक कैप को रखा, कॉर्क को रखा, ठीक है। तो क्या हुआ, कॉर्क ने अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट की उस वेव के सहारे या उस वेव की वजह से, ठीक है, लेकिन उस वेव के साथ उसने मूव नहीं किया, ठीक है, मतलब उसने उसी जगह पे रहते हुए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट की, ठीक है। मतलब जो वेव पास हुई है, वेव ने उसको अपनी एनर्जी तो ट्रांसफ़र की, लेकिन उसको अपना हिस्सा नहीं बनाया, उसको वहीं पे छोड़ के वेव आगे गुजर गई, ठीक है, कैप वहीं का वहीं रह गया। तो ये चलें शॉर्ट क्वेश्चन में सारा डिस्कस हो गया। चलिए 6वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ठीक है। अल्फा ऑप्शन कंडक्शन, बिल्कुल कंडक्शन में हम जो है एनर्जी, अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। जैसे हम कहते हैं मेटल कंडक्टर है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट कराता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और अगर हम इसको हीट वाले एस्पेक्ट से देखें, जो कि हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था, कंडक्शन भी था उसमें, रेडिएशन भी था। तो ये क्या थे, सोर्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी। सी में अब क्या आ गया, वेव मोशन। तो हमने पीछे ही पढ़ा है क्या, कि जो वेव ट्रांसफ़र क्या करती है, एनर्जी। तो ये क्या हुई, वेव मोशन, सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए, बी और सी तीनों में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। डेल्टा ऑप्शन इज द suitable answer here. 7th, in vacuum all electromagnetic waves have the same. अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है उनका एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसमें मुख्तलिफ शेड्स होते हैं। ब्लू, इसका ना एक आप एफ में आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। तो विब गॉयर इसको हम पढ़ते हैं, VIBGYOR, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो इस तरह से और भी इसके बाद मतलब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वो जाती है बात उस तरफ क्या एक्सरेज की तरफ आ जाती है, गैमा रेज की तरफ आ जाती है, ठीक है। और जब हम फ्रीक्वेंसी को रेड से कम करते हैं तो वो होती है इंफ्रारेड होती है, ठीक है। इंफ्रारेड होने के साथ साथ उसमें वो रेडियो वेव्स भी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है, इस थ्रू आउट द स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है, ठीक है। एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होता है हर वेव का, वेवलेंथ चेंज हो रही होती है, लेकिन वो चीज़ जो कि कांस्टेंट रहती है वो होती है स्पीड, ठीक है। अब चूंकि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो आपने कभी भी, आपको शायद याद हो, आपने शायद 9th क्लास में और 10th में भी कुछ आपने न्यूमेरिकल्स में सी की वैल्यू पुट की है, स्पीड ऑफ लाइट की। तो चाहे आपने ग्रीन लाइट को इस्तेमाल किया, रेड को किया, जिस मर्जी को किया, आपने हमेशा उसकी वैल्यू क्या पुट की थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। याद आया, ये वही बात है, ठीक है। इन वैक्यूम, अब देखिए वैक्यूम, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डजंट नीड एनी काइंड ऑफ मीडियम फॉर इट्स ट्रांसफ़र, ठीक है। तो वैक्यूम में क्या होगा, कोई मीडियम नहीं होगा, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना पास करेगी, ठीक है। तो वैक्यूम सिर्फ उन्होंने वैसे ही लिखा हुआ है। तो अब देखिए स्पीड, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड, उनकी स्पीड सेम होगी। अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलेंगे, अब अगला सवाल है, a ripple tank with a vibrator working at a frequency of 30 Hz produces 25 complete waves in a distance of 50 centimeter. The velocity of the wave is, अच्छा अब देखें हमें तो इस बात का इल्म हो गया कि फ्रीक्वेंसी क्या है, वेलोसिटी हमने फाइंड करनी। तो जो इस चैप्टर का सबसे मशहूर फार्मूला है वो है V=F लैम्डा, ठीक है। हमें F उसने बता दी है 30 और हर्ट्ज़, इट इज़ इन इट्स SI यूनिट्स, ठीक है। ओके हो गया। V हमने फाइंड करना है, लैम्डा में चाहिए, ठीक है। अब देखें 50 सेंटीमीटर के फासले में 25 वेव्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इस पूरे फासले को 25 से डिवाइड किया तो हमारे पास वेवलेंथ आ गई, ठीक है। तो वो आ जाएगी 2 सेंटीमीटर,
तो हमने क्या करना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ क्या था 30, लैम्डा क्या आ गया 2 सेंटीमीटर, तो हमारी स्पीड क्या आ गई, क्योंकि हमने यहाँ पे लैम्डा को सेंटीमीटर में पुट किया तो हमारा जो स्पीड का यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, बजाय मीटर पर सेकंड के सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, और उसके मुताबिक ही हमें ऑप्शंस दी हैं। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि आपको ऑप्शंस दी गई होती मीटर पर सेकंड में, तो तब आपने सेंटी की जगह 10⁻⁻2 लिख के उसको सॉल्व करके उसके मुताबिक ऑप्शन को चूज़ करना था। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आपने डायरेक्टली 2 सेंटीमीटर को 30 से मल्टीप्लाई करना है। 60 सेंटीमीटर पर सेकंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर। ओके, नो मूव टू द 9th MCQ। Which of the following characteristic of the wave is independent of others? ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ इक्वेशन सो दैट दिस ऑल आर रिलेटेड टू वन अनदर इन वन वे और अनदर वे। ठीक है, तो उनमें कोई ना कोई ताल्लुक है, v में, f में और लैम्डा में। तो अब देखें v, f और लैम्डा तीन ऑप्शन निकल गई, तो एम्पलीट्यूड बच गया। v स्पीड, f फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ, a, b और d। सवाल में देखिए उन्होंने कहा कि बाकी तमाम जो करेक्टरिस्टिक हैं वो क्या हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, बजाय सिवाय एक के। ठीक है, इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स, कि जो बाकी पे डिपेंड नहीं करती, तो एम्पलीट्यूड हुआ ना, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और ये जो है ये तो वही बात होगी जो हम तीसरी बार मैं बताऊँ आपको, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज़, या वेव इक्वेशन इज़, तो ये वही बात, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलें जी, आज हमने 10 MCQ सॉल्व कर लिए। ठीक है, इनमें से ये सारे MCQs बोर्ड में आ चुके हैं, तो आप सब बच्चे इस वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, और मैं इसको, इन सवालात को मैं स्क्रीनशॉट के फॉर्म में आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप आज इन 10 MCQs को प्रिपेयर करें, इनके कॉन्सेप्ट को जहन में बिठाएं। अगर इनमें से कोई सवाल आपको समझ नहीं आता तो आप ग्रुप में भी इसका जवाब पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कल क्लास में याद दिलवा सकते हैं कि फ़लाँ क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया था, तो वो मैं आपको तब समझा दूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।